वेलकम टू मेडिफाई। सो लेट्स स्टार्ट माइक्रोबायोलॉजी। आज माइक्रोबायोलॉजी में अपन देखेंगे इम्यून रिस्पॉन्स, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है, विच इज सेल मीडिएटेड। सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल देखती है, और एंटी बॉडी इमीडिएटेड, एंटी बॉडी मीडिएटेड। यहाँ पे अगर मैं इसको CMI लिख दूं और इसको AMI लिख दूं, दिक्कत। CMI इज फॉर सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड AMI इज फॉर एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, सही है। देन वी टॉक अबाउट CMI और AMI क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, जनरल इम्यून रिस्पॉन्स की डेफिनेशन बोलेंगे तो व्हाट इज जनरल इम्यून रिस्पॉन्स? इट इज अ हाईली कोऑर्डिनेटेड reaction occur inside our body for any foreign microorganism. So what is immune response? Immune response is the highly coordinated reaction occur inside our body for any foreign microorganism. ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, AMI और CMI. So let's start AMI. अब AMI क्या होता है? AMI is simply antibody mediate immunity. एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी यानी इसमें एंटीबॉडी का कुछ रोल आएगा। यानी कि कहाँ से आएगी एंटीबॉडी? बी सेल का रोल है, मतलब इट इज बी सेल मीडिएटेड बोल सकते हैं। सो सेकंड नाम इसका है बी सेल मीडिएटेड। बी सेल है, इसको अपन थर्ड नाम बोल सकते हैं ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी के जनरल इंट्रोडक्शन है। देन वी टॉक अबाउट CMI विच इज सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में टी सेल्स आते हैं बीच में। अब टी सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। टी हेल्पर सेल हो गया, ठीक है, टी सी हो गया, मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं टी सी में। इट इज़ टी मेमोरी सेल हो गया। इन सब का रोल आएगा इसमें अपने साइटो अपना CMI में, विच इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक बात ध्यान सुनना ध्यान से, AMI और CMI में फ़र्क क्या है, क्यों CMI की बात करते हैं, याद रखना। अगर मान लो जो वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कोई फ्री एंटीजन घूम रहा है तो उसके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। लेकिन अगर दो सेल के बीच की स्पेस है, दो सेल के बीच की स्पेस है, वहां पर एंटीबॉडी नहीं भेज सकते, क्योंकि एंटीबॉडी रिमेन्स इन सीरम। एंटीबॉडी सीरम में रहेगी, सीरम में सेल में जाएगी, यहाँ से मैक्स टू मैक्स, सेल के बाहर नहीं जाएगी। सीरम टू सेल, सेल टू सीरम। लेकिन सेल्स के बीच का स्पेस क्या, जहाँ पे जो सेलुलर जंक्शंस होते हैं वहाँ पे क्या, अगर वहाँ पे कोई एंटीजन हो तो वो कौन अटैक, तो वहाँ पे कौन अटैक करेगा आके? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आ गया? इसलिए दोनों की इंपॉर्टेंस पूरी है। सो नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज AMI एंड CMI आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे इंटरडिपेंडेंट है? अभी तो अपन अलग अलग बात कर रहे थे ऊपर कि भैया ये बी सेल होता है, टी सेल होता है, तो इंटरडिपेंडेंट कैसे? देखो, जो तुम्हारा साइटोकाइन है, जब भी इन्फ्लामेशन है, जब भी कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो अपनी बॉडी साइटोकाइन रिलीज होता है, तो पता है। ठीक है, साइटोकाइन जब भी रिलीज होता है तो साइटोकाइंस वो निकलता है टी सेल से। रिलीज कहाँ से हुआ? टी सेल से, और एक्ट करता है, रिलीज फ्रॉम टी सेल और एक्ट्स ऑन, रिलीज फ्रॉम एंड एक्ट्स ऑन बी सेल। बी सेल पे ऐड करता है, बी सेल पे ऐड करेगा ताकि वो क्या करे? प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये है, देन इसका जो सिमिलर एक्शन होता है, इसका सिमिलर एक्शन होता है जो इसने एंटीबॉडी बनाई है, अब वो एंटीबॉडी कहाँ जाएगी? एंटीजन पे जाएगी। ठीक है, अब वो एंटीजन पे अगर मैक्रोफेजेस जो कि तुम्हारे CMI के हैं, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स, ये इनको अगर ऐड करना है तो वो एंटीबॉडी को ऐसा रिसेप्टर समझते हैं किसी भी इन्वेड ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए। ठीक है, ये समझ में क्या डिपेंडेंसी दोनों के आपस में, कि अगर तुम्हारा कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, टी सेल उसको देखता है, वो साइटोकाइन रिलीज करता है, साइटोकाइन रिलीज करने के बाद बी सेलेक्टिव होगा, वो बनाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जाके एंटीजन से बाइंड होगी। अब उस एंटीजन को अगर मैक्रोफाज को खाना है, यानी कि फेगोसाइटोसिस कराना है उसका, तो उसमें तो मैक्रोफाज लाना ही पड़ेगा। और मैक्रोफाज को पता कैसे लगेगा कि वो एंटीजन है? बाय एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी से बाइंड होगा तो पता लग जाएगा मैक्रोफाज को भी ये तुम्हारा एंटीजन है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी जो होती है वो होती है जिसमें जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टी सेल्स होते हैं, यही वाला जो बता रहा हूँ एक्सॉन वाला, जो टी सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं किसको? टी सेल्स स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को, स्टिमुलेट बी सेल्स टू कन्वर्ट में ये वाली जो स्टेप है ना, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी में, इसको ही आगे बता रहा हूँ। ठीक है, टी सेल्स स्टिमुलेट बी सेल्स टू
टू कन्वर्ट इनटू जो बी सेल एक्टिव हो गया कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जल्दी बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है अपना बी सेल, बाय कैसे, टी सेल स्टिमुलेशन से, टी सेल का स्टिमुलेशन, टी सेल स्टिमुलेट करता है बी सेल को ताकि वो कन्वर्ट हो जाता है एंटीबॉडी मीडिएट एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स में। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट्स। काय के इवेंट्स, कैसे इवेंट्स, अब बात करते हैं फटाफट। देखो कोई भी तुम्हारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो शुरू होने से वो शुरू होगा तो एएमआई या सीएमआई दो प्रोसेस होने की, ठीक है, लेकिन एएमआई और सीएमआई से पहले भी तो कुछ होगा जिससे एएमआई और सीएमआई डिफाइन होगा कि इस प्रोसेस में एएमआई यूज होगा कि सीएमआई यूज होगा, करेक्ट, तो ये सही है। तो कौन सी प्रोसेस क्या होती है, देखो यहाँ फ्लो चार्ट बनाता हूँ मैं, विच इज सबसे पहले तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर, वो एंटर होगा, जैसे ही वो एंटर होगा इट विल बाइंड्स टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इट विल बाइंड्स टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड होगा और जाएगा कहाँ पे, टी सेल्स पे जाएगा, वो कौन सा सेल, टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। अब सुनो, जो टी हेल्पर सेल है वो उसके उसके दो सबसेट्स हैं, TH1 एंड TH2, TH1 एंड TH2 को, कि देखो इसमें तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि टी सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टी हेल्पर सेल इज द सेंट्रल की जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को देखती है, ठीक है, तो इसमें दो सबसेट्स होते हैं TH1 और TH2, जैसे ही TH1 TH2 होंगे, TH1 वो रिलीज करता है साइटोकाइंस, ठीक है, वो रिलीज करेगा साइटोकाइंस, वो साइटोकाइन रिलीज करेगा जिससे तुम्हारे TC और CD4, ये इसको या तो मैं TC बोल दूं अपना, इसको जो TC है मैं इसको TC ना लिख के CD8 लिख दूं तो प्रोफेशनल लगेगा, CD8 एंड CD4, ये इसको एक्टिव करेगा CD8 और CD4 को। यहीं अगर मैं बात करूं किसकी, TH2 की, TH2 सबसेट वो भी रिलीज करेंगे साइटोकाइंस, लेकिन जो वो साइटोकाइन रिलीज करेंगे वो क्या करेंगे, वो एक्टिव करेंगे बी सेल्स को, एक्टिव करेंगे बी सेल्स को। अब बात करते हैं अपन एपीसी की और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। ये समझ में आया क्या हुआ, TH2 से एक्टिव हुआ बी सेल, तो इससे क्या एक्टिव हो रही है एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, और इससे क्या एक्टिव हो रही है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। TH1 लीड्स टू सेल मीडिएट इम्यूनिटी, TH2 लीड्स टू एएमआई यानी कि एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। और ये पता क्या चला एपीसी से, एपीसी व्हाट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर, एक मॉलिक्यूल होता है जिससे एंटीजन बाइंड करता है, वो मॉलिक्यूल होता है MHC मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कौन सा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये दो टाइप के होते हैं, MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2, MHC क्लास 2, ठीक है। अगर MHC क्लास 1 है तो याद रखना कोई भी वायरल या कोई भी ट्यूमर, ये दोनों ही तुम्हारे वो होंगे एंटीजन, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन होगा या तो कोई ट्यूमर होगा। और अगर कोई भी एंडोटॉक्सिन है, जैसे कि पैरासाइट का एंडोटॉक्सिन हो गया, तुम्हारा बैक्टीरिया का एंडोटॉक्सिन हो गया, एंडोटॉक्सिन, तो उसमें तुम्हारा MHC2 एक्टिव होगा। और यहाँ से डिसाइड होता है कि तुम्हारा कहाँ जाना है तुमको, CMI पे जाना है कि AMI पे जाना है। अगर वायरल या ट्यूमर एंटीजन है तो सीधा जाएगा वो TC के पास, TC इज CD8, मतलब यहाँ पे क्या एक्टिव हो गया अपना CMI, क्या एक्टिव हो गया यहाँ पे CMI। और यहाँ पे एंडोटॉक्सिन में किसके पास जाएगा, वो बी सेल के पास जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है AMI में। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आए, उसमें होते हैं मॉलिक्यूल विच इज MHC दो टाइप की होती है, MHC1 MHC2, MHC तीसरे टाइप की भी होती है, मैंने तुमको इसके पिछले लेक्चर में पूरा बताया MHC के बारे में, ठीक है। MHC तीन टाइप की होती है, उसमें इसमें मेनली दो टाइप के अपन लेते हैं क्योंकि मोस्टली ये दो ही काम आती है। देन MHC1 जो होती है वो वायरल या ट्यूमर को देखती है, जिससे वो जाती है TC के पास, TC इज साइटोटॉक्सिक T सेल्स और CD8 मॉलिक्यूल, देन इट विल एक्टिवेट CMI इम्यून रिस्पॉन्स। देन MHC2 की बात करेंगे तो कोई भी एंडोटॉक्सिन बैक्टीरियल हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, वो जाएगा किस पे, बी सेल के ऊपर जाएगा और वो चालू कर देगा AMI को। समझ में आया। अब बात करते हैं अपन APC कौन कौन होते हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो दो टाइप के माने गए हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल, मतलब भैया इनका काम धंधा ही ये है कि एंटीजन आया उसको पकड़ के जड़ दे।
और इम्प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल? नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में सबसे पहला आता है अपना डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। सेकेंड इज मैक्रोफाज, थर्ड इज बी सेल्स। ये तीन मेन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज नॉन प्रोफेशनल। तो नॉन प्रोफेशनल में सबसे पहला आता है फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट यानी कि स्किन, फिब्रोब्लास्ट। सेकेंड इज ग्लियल सेल जो कि ब्रेन में होते हैं, ग्लियल सेल्स। थर्ड इज थायराइड एपिथेलियल सेल्स। फोर्थ इज पेनक्रियाटिक बीटा या बीटा पेनक्रियाटिक सेल बोल सकते हैं, बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, तो दीज आर एपीसी। और ऊपर जो है वो एपीसी का फंक्शन देकर रखा है कि एपीसी कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब अपन बात करते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। देखो, एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे अगर मैं ऊपर ही यहाँ डिस्कस कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। ये जो अपना MHC1 है, MHC1 है, ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा वायरल और तुम्हारा जो ट्यूमर एंटीजन है उसको लेके कहाँ जा रहा है, टीसी के पास। अब टीसी क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो उससे जो जो ये पाथवे इस्तेमाल करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको इसको अपन बोलते हैं साइटोसोलिक पाथवे, साइटोसोलिक पाथवे। यहीं अगर अपन कंपेयर करें बी सेल वाले को, तो एंडोटॉक्सिन आ रहा है, तो इसको अपन याद रखना इस राइम से, विच इज एंडोसाइटिक पाथवे, एंडोसाइटिक पाथवे। इसका लॉजिकल आंसर ये नहीं होता है, लॉजिकल आंसर इसके MHC के बेस पे होता है। ठीक है, लेकिन अपने को रिमेंबर करने के लिए याद रखना कि एंडोटॉक्सिन ले जा रहा है MHC2, तो MHC2 में हो गया एंडोसाइटिक पाथवे। और जो MHC1 है वो किसको एक्टिव कर रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, तो साइटोसोलिक पाथवे हो गया अपना MHC1 का। MHC1 साइटोसोलिक पाथवे और MHC2 एंडोसाइटिक पाथवे, एंडोसाइटिक। सो देन वी टॉक अबाउट टी सेल्स एक्टिवेशन। टी सेल कैसे एक्टिवेट होगा उसके बाद कर लेते हैं फटाफट। जो देखो एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आ गया। अब एंटीजन डिपेंड करता है कि वायरल आया है कि एंडोटॉक्सिन आया है। अब क्या होगा, एंटीजन जाएगा एपीसी के पास, उससे बाइंड करेगा। जैसे ही एपीसी से बाइंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि MHC1 से बाइंड करेगा कि MHC2 से बाइंड करेगा। ठीक है, वो उसके ऊपर है, कर लेगा उसके हिसाब से 1 और 2। अब जो MHC1 और 2 बाइंड कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, एपीसी के ऊपर जो अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके ऊपर है B7 मॉलिक्यूल। क्या उसके ऊपर, B7 मॉलिक्यूल ऑन एपीसी। वो जाके बाइंड करेगा किसके साथ, CD28 मॉलिक्यूल, CD28 मॉलिक्यूल ऑन टी सेल्स। तो भैया एपीसी और टी सेल अब बाइंड हो गए। अब क्या होगा, एक्टिवेशन। सो इंटरल्यूकिन 1 का रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे एक्टिवेट होगा तुम्हारा बी सेल टी सेल। अब क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 1 से टी सेल बना एक्टिव। जैसे इंटरल्यूकिन 1 निकलने लगा, it will increase CD4 molecule to interact with CD3 molecule। तो CD4 CD3 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करने लगे, यानी कि बाइंड होने लगे। अब CD4 और CD3 मॉलिक्यूल लीड करते हैं टी सेल्स पे टू रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 2, रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 2। अब जो इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरल्यूकिन 2 पे जो रिसेप्टर होता है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, वो कहाँ प्रेजेंट है, टी सेल्स पे ही। मतलब क्या होता है कि अपना जो टी सेल है, मान लो ये टी सेल है, टी सेल के अंदर से इंटरल्यूकिन 2 बाहर निकला और यहाँ पे इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर होता है विच इज CD25, विच इज CD25। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 2 यहाँ से निकला और यहाँ पे जाकर अटैच हो जाता है। वो सेल्फ सेल को एक्टिव करता है। क्या करता है, सेल्फ सेल को एक्टिव करेगा, मतलब खुद के सेल को एक्टिव करेगा, प्लस जो नेबरिंग टी सेल्स होंगे उनमें भी होगा, तो उसमें जाकर अटैच हो जाएगा फटाफट, सबको एक्टिव करेगा। और धीरे धीरे बताऊँ, देखो सुनो। तो क्या हुआ यहाँ पे, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज कहाँ से हुआ, जब तुम्हारा B7 मॉलिक्यूल अटैच हुआ CD28 मॉलिक्यूल से। अब CD28 मॉलिक्यूल और B7 मॉलिक्यूल दोनों के दोनों आपस में बाइंड हो गए हैं, दोनों आपस में ज्वाइन भी हो गए हैं। इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हुआ, इंटरल्यूकिन 1 लीड करेगा CD4 को, टू बाइंड करेगा CD3 से। CD3 जैसे ही बाइंड हुआ CD4 से, वो जाएगा टी सेल के पास, मतलब उसी टी सेल के पास, अंदर जो टी सेल के अंदर सारी कहानियां हो रही है। टी सेल रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2 विल बाइंड्स टू इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर और CD25 मॉलिक्यूल उसी जगह बाइंड करेगा। जैसे ही वो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर बाइंड करेगा, अब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर बाइंड कर लेता है तो इट विल लीड्स टू सबसे पहला डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, पहली बात डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, और दूसरा इट विल बाइंड विथ
बाइंड विथ अदर टी सेल्स, अदर टी सेल्स। और इस प्रॉपर्टी जो है, ये वाली जो प्रॉपर्टी बाइंड विथ अदर टी सेल्स, इससे ये एक लिम्फोब्लास्ट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? एक लिम्फोब्लास्ट बना लेंगे। अब जो लिम्फोब्लास्ट बन गया है, अब जो लिम्फोब्लास्ट बन गया है, इट विल ब्रेक, ये टूटेगा, ये टूट के बना लेगा टी इफेक्टर सेल, टी इफेक्टर सेल एंड टी मेमोरी सेल। तो ये भैया पूरा एक्टिवेशन ऑफ टी सेल होता है, टी इफेक्टर और टी मेमोरी। जो टी इफेक्टर है वो दो सेट में बनेंगे, TH1 एंड TH2, जिसकी मैंने पहले बात करी थी। जो TH1 है वो अलग साइटोकाइन रिलीज करेंगे, वो अलग साइटोकाइन रिलीज करेंगे, TH2 अलग साइटोकाइन रिलीज करेंगे। इसकी भी लिस्ट याद करनी पड़ती है। TH1 विल रिलीज इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा एंड TNF बीटा। फुल फॉर्म बता रहा हूँ, सबके सुन लो फटाफट। इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा और TNF फुल फॉर्म ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। देन TH2 which is TH2 will release cytokines, और वो कौन से होंगे? सो दीज आर इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 10। अगर मैं तुमको मोटा मोटा बताऊं तो TH2 कहाँ लेके आ रहा है इनको? ये सारे जो इंटरल्यूकिन है इनको लेके जाएंगे AMI पे, और जो ये वाले सारे इंटरल्यूकिन है, ये वाले जो सारे तुम्हारे साइटोकाइंस हैं, दे विल लीड्स टू CMI. So AMI, CMI. So now let's discuss cell mediated immunity. सेल mediated immunity में अपन दो सेल्स पढ़ेंगे, विच इज TC सेल एंड NK सेल्स। TC सेल में एक अलग ही सिस्टम हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन CTL। CTL इज व्हाट? साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट। साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट को अपने को एक्टिवेट करना रहता है, इस पूरे प्रोसेस अपन पढ़ेंगे इसको। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट NK सेल्स। जो NK सेल्स होते हैं उनका इनका भी थोड़ा अलग होता है, 10 से 15% पेरिफेरल ब्लड सीरम मिलते भी हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस टीसी सेल में। तुमको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टीसी सेल जो है वो आता है एक्वायर्ड और ह्यूमरल इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, और जो एनके सेल्स है वो आता है इन्नेट इम्यूनिटी में। दीज आर जनरल ओवरव्यू जो कि इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टीसी सेल्स और CTL विच इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब एक्टिवेट कैसे करना है साइटोटॉक्सिक टी सेल को? देखो, जो नॉर्मल नेव टीसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेव टीसी सेल जो हैं, इनको अपने को साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे तो हो नहीं जाएंगे, कोई सिग्नल लगेगा, कोई एंटीजन लगेगा, कोई एंटीबॉडी लगेगी, जिससे होंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं। अगर नेव टीसी सेल में, अगर नेव टीसी सेल है, सबसे पहले इसको बनाने के सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं? 3 सिग्नल लगेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए। पहला सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल जो मैंने पहले बता कर रखा था तुमको, इस APC पे जो B7 मॉलिक्यूल होता है वो जाके CD28 बाइंड करेगा टी सेल्स के। Then it will leads to increase production of it will leads to increase production or increase binding of CD3 to CD4, यही बताया था मैंने। Then it will lead to increase in interleukin 2। तो ये सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल है। देखो सिग्नल कौन कौन से इसमें? इंटरल्यूकिन 2 का बढ़ जाना फॉर्मेशन, इंटरल्यूकिन 2 का फॉर्मेशन बढ़ जाना, दिस इज सेकंड सिग्नल। एंड APC बाइंडिंग टू B7, दिस इज फर्स्ट सिग्नल, एंड दिस इज सेकंड सिग्नल। एंड इसके पहले भी कोई सिग्नल होगा। अगर APC B7 से बाइंड कर रही है, APC का B7 TC के CD28 से बाइंड कर रहा है, तो इसके पहले मिले कैसे दोनों? तो देखो कैसे मिले, बताता हूँ। जैसे ही तुमने देखा होगा कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो वो जाता है APC से बाइंड करता है, ठीक है। अब अगर एंटीजन APC से बाइंड करेगा तो कहाँ बाइंड करेगा? इट विल बाइंड्स टू MHC1। MHC1 है मतलब या तो ये वायरल है या तो ये ट्यूमर है, ठीक है। MHC1 से बाइंड करेगा। अब क्या हुआ? MHC1 में एक बात सुन लेना बस, कि MHC1 का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें 3 अल्फा यूनिट्स होती है और 2 बीटा यूनिट होती है। ये याद रखना, MHC1 में या MHC में 3 अल्फा यूनिट और 1 बीटा यूनिट होती है। तो क्या हुआ? एंटीजन ने बाइंड करा APC से, APC गया किसके पास? टी सेल के पास, टी सेल के पास गया। टी सेल ने बाइंड करा किसके साथ? APC MHC के थर्ड अल्फा के साथ, MHC के 3 अल्फा डोमेन से बाइंड करा, और वहाँ पे इसने इसको APC पे जो B7 था उसको जाके CD28 से बाइंड करवा दिया। सो इट इज़ अ सेकेंड स्टेप, एंड द फर्स्ट सिग्नल जो है वो ये वाला है, MHC का थर्ड अल्फा डोमेन से बाइंड करता है, वट इज़ अ फर्स्ट सिग्नल। तो 3 सिग्नल हो गए। फर्स्ट MHC थर्ड डोमेन, MHC 3 अल्फा डोमेन। सेकंड सिग्नल इज APC का B7 बाइंड टू CD28 ऑफ TC,
एंड थर्ड सिग्नल इज इंटरल्यूकिन 2 का प्रोडक्शन का बढ़ जाना। हो गया। अब नेक्स्ट, अब क्या हुआ भैया, सब कुछ हो गया, अब एक्शन बता दो फटाफट कैसे काम करेगा, क्या करेगा। तो देखो क्या काम करता है, जैसे ही तुम्हारा टी एक्टिवेट हो गया, अब ये एक्टिवेट क्यों हुआ है, क्योंकि इसके आसपास एंटीजन है, अब इस से एंटीजन से बाइंड कर लेगा और उसके अंदर दो एंजाइम दे देगा, विच इज परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। परफोरिन क्या करेगा, परफोरिन विल मेक और प्रोड्यूस पोर ऑन मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन पे बहुत सारे पोर बना देगा। और ग्रेंजाइम क्या करेगा, सो ग्रेंजाइम विल मेक लाइसिस ऑफ ऑल प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स होंगे उन सबको तोड़ देगा थ्रू कास्पेस पाथवे के थ्रू सारे प्रोटीन को तोड़ देगा। सो ग्रेंजाइम इज अ प्रोटीएज और वो ऐसे पूरे अपने जो एंटीजन को खत्म कर देगा। समझ में आया क्या हुआ कि नहीं आया, अभी भी समझ में आया पक्का क्या हुआ। MHC1 कॉम्प्लेक्स से बाइंड करा इसने, MHC1 की थर्ड अल्फा यूनिट से बाइंड करा किसने, टी सेल्स ने। देन जो अपना APC है, मतलब जो MHC है, MHC के ऊपर था एक B7 मॉलिक्यूल, उसने बाइंड करा CD28 से। CD28 की जो बाइंडिंग होती है वो इनिशिएट करती है CD3 के एक्टिवेशन को, CD3 ने बाइंड करा CD4 से, इट विल लीड टू इंक्रीज इन इंटरल्यूकिन बढ़ा, इंटरल्यूकिन के बढ़ने से ये थर्ड सिग्नल, जैसे इंटरल्यूकिन बढ़ेगा यहाँ पे एंटीजन पे 2 एंजाइम रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, विच इज परफोरिन एंड ग्रेंजाइम होगा तो सारे प्रोटीन तोड़ देगा एंड इट विल लीड टू सेल डेथ। तो इट इज अ साइटोलाइटिक प्रोसेस, इट इज व्हाट, साइटोलाइटिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट सेल इज नेचुरल किलर सेल्स और NK सेल्स। NK सेल कैसे एक्ट करेगा, याद रखना, NK सेल की जो एक्टिवेशन होता है उसमें कोई MHC बात नहीं आती, कोई भी MHC की दिक्कत नहीं रहती उसमें, मतलब उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात नहीं आएगी। सो इट इज एंटीजेनिक नॉन स्पेसिफिक, दैट्स वाई ये लिमिटेड काम करता है, हर जगह तुमको NK सेल्स काम करते नहीं मिलते हैं, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक होता है ये। प्लस ये पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीजन नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और ये सेम वायरल और ट्यूमर सेल्स पे काम करता है, वायरल एंड ट्यूमर सेल्स पे ये दोनों के दोनों काम करते हैं। इसका पाथवे दोनों का सेम होता है, मतलब जो मैकेनिज्म होता है लास्ट वाला वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। इनिशिएशन का काम तो दोनों का सेम होता है, पर परफोरिन और ग्रेंजाइम रिलीज करेंगे, मैकेनिज्म में हल्का सा चेंज है। इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। क्या रिसेप्टर होते हैं, देखो इसमें जब भी नेचर किलर सेल की बात करो तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठाना, मैं थोड़ी नीचे बात करता हूँ, अच्छा टॉपिक है ये, विच इज व्हाट, थ्योरी ऑफ opposing signal model. Theory of opposing signal model says that NK cells has two receptors. First is activation receptor and second is inhibitory receptor. Activation receptors are CD16 and NKRP1 and the inhibitory receptors are C-type lecithin या लेक्टिन इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। तो भाई ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर है मतलब कभी भी एंटीजन आया वो जाके सबसे पहले इससे बाइंड होता है और ये एक्टिवेट कर देता है किसको, NK सेल्स को। अब NK सेल एक्टिव होते हैं, जैसे ही NK सेल एक्टिव होने लगते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है और वो चेक करता है कि कोई MHC इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, If there is formation of any MHC involvement of HLA-E type, means MHC1 complex, it will leads to inhibition. क्योंकि HLA-E is present in all normal cells, not in abnormal cells. HLA-E ऐसा एंटीजेनिक मटेरियल है जो कि हर नॉर्मल सेल में मिलेगा. That's why it leads to inhibition. So this is theory of opposition model. Next we talk about cell destruction, same perforin और enzyme से हो रहा है. Then we talk about next type of immunity which is humoral और antibody mediated immunity. Humoral और antibody mediate immunity.
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है इट इज बी सेल मीडिएटेड, इट इज व्हाट, बी सेल मीडिएटेड। अब यह बी सेल मीडिएटेड है तो क्या करेगा, सिक्रीट करता है एंटीबॉडी, सो सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज, secreting antibodies. Then we talk about activation of B cell. जो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल होता है वो डिपेंड करता है उसके एंटीजन पे कि एंटीजन कैसा है। एंटीजन में यहाँ पे दो टाइप होते हैं एंटीजन के, विच इज थाइमिक डिपेंडेंट एंटीजन, डिपेंडेंट एंटीजन, एंड थाइमिक इंडिपेंडेंट एंटीजन। थाइमिक डिपेंडेंट एंटीजन एंड थाइमिक इंडिपेंडेंट एंटीजन। अगर थाइमिक इंडिपेंडेंट एंटीजन है तो मतलब यहाँ पे नो टी सेल इन्वॉल्वमेंट, टी सेल इन्वॉल्वमेंट, सीधा सीधा बी सेल के पास जाएगा तुम्हारा एंटीजन, क्योंकि बी सेल खुद में एक एपीसी है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होके एंटीबॉडी आ जाएगी। ठीक है, इट इज पाथवे ऑफ इंडिपेंडेंट, थाइमिक इंडिपेंडेंट विच इज डायरेक्टली, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट पाथवे, डायरेक्ट पाथवे ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। ठीक है, देन थाइमिक डिपेंडेंट की बात करेंगे। थाइमिक डिपेंडेंट मतलब जो एंटीजन है वो आया, ठीक है, सबसे पहले एंटीजन आया, वो गया एपीसी के पास, डेंड्राइटिक सेल्स हो जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल के पास गया वो, फिर वो आया किसके पास, टी हेल्पर सेल के पास। देन टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, उसके दो सेट बने, TH1 एंड TH2। TH1 विल लीड्स टू साइटोटॉक्सिक एंड TH2 विल लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। कौन कौन साइटोकाइन रिलीज करेगा, सो इट विल रिलीज साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 10। तो अब ये सारे इंटरल्यूकिन मिलकर क्या करेंगे, सारे इंटरल्यूकिन मिलके एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट बी सेल्स, एंड देन इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो इतनी बड़ी प्रोसेस होती है तुम्हारे इनडायरेक्ट में, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे तो लग ही रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, एंटीजन आया, एपीसी से बाइंड करा, टीएच यानी कि टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करा, TH1 TH2 साइटोकाइन निकले 2 3 4 5 2 3 4 6 एंड 10, देन इट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, देन एंटीबॉडी रिलीज होगी। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया दोनों का। देन वी टॉक अबाउट सिग्नल, वही सेम सिग्नल, सिग्नल की बात कोई डिफरेंट नहीं है। याद रखना बी सेल्स जो होती है, जब तक अपन जो बात कर रहे थे वो लास्ट में बताऊंगा मैं तुमको सबको सबका। देन वी टॉक अबाउट सिग्नल ट्रांजैक्शन। जो सिग्नल्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं बी सेल्स के अंदर साइटोकाइन से, इनडायरेक्टली वाली की बात हो रही है। अब डायरेक्टली बहुत रेयर होता है, मेनली इनडायरेक्टली होता है। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन जैसे साइटोकाइंस आते हैं, साइटोकाइंस जो आते हैं वो क्या करेंगे, वो सिग्नल्स देंगे किसमें, बी सेल्स के अंदर, और बी सेल के अंदर क्या कराएगा, जो बी सेल रिसेप्टर्स हैं, बी सेल रिसेप्टर बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बी सेल रिसेप्टर है ये दो पार्ट में बाइंड होते हैं। एक इसमें होता है एंटीजन बाइंडिंग मेम्ब्रेन, जिसमें जो डायरेक्ट एंटीजन से बाइंड करती है, जो साइटोकाइंस होते हैं वो एंटीजन को लेके आएंगे। ठीक है, तो एंटीजन से बाइंड कर लेंगे वहाँ पे। एंड सेकंड इज IgG अल्फा एंड IgG बीटा, हेट्रोडाइमर। अब जो IgG अल्फा और IgG बीटा है ये क्या करेगा, जैसे ही क्योंकि ये तो बाइंडेड रहेगा हमेशा, कौन सा, IgG अल्फा IgG बीटा, जैसे ही यहाँ पे एंटीजन आया ये दोनों साथ मिलके एंटीबॉडी बनाएंगे, एज इसकी एंटीजन की अल्फा चेन कैसी और बीटा चेन कैसी देख के एंटीबॉडी बनाएंगे, और वो एंटीबॉडी जो होगी सो किल कर देगी एंटीजन को। किल तो नहीं करेगी ना, उस टाइम निकलेगी ब्लड में और मिक्स हो जाएगी। देन वी टॉक अबाउट व्हाट, देन वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ AMI की, AMI के फंक्शंस कहाँ कहाँ आते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के फंक्शंस कहाँ कहाँ आते हैं। सुनो, एंटीबॉडी की मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो प्रमोट करती है किसको, प्रमोट ऑप्सोनेंस, ऑप्सोनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, it will promote ADCC. What is ADCC? ADCC is antibody dependent cell mediated cytotoxicity, antibody mediated cell, एक सेकेंड, antibody dependent mediated, sorry, antibody dependent cell mediate साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी। इस ये जो होता है, दिस इज अ कनेक्शन, ये कनेक्शन होता है किसके बीच में, AMI और CMI के बीच में। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन AMI एंड CMI। ठीक है, बिकॉज ये जो ADCC है ये रिलीज करता है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो रिलीज करता है बी सेल,
ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी बी सेल रिलीज कर रहा है, लेकिन इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, मैक्रोफाज और नेचुरल किलर सेल से। बिकॉज क्या, मैं तुमको बता दूँ, एडीसी का मेन जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जब तुम्हारा माइक्रोबियल, मान लो माइक्रोब इतना बड़ा है फॉर सपोज, उस पर एंटीबॉडी अगर अटैच हो गई, एंटीबॉडी विल एक्ट एज रिसेप्टर फॉर नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफाजेस, तो उसको बढ़ा देता है, तो इट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएट इम्यूनिटी और साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इसको हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ ये थर्ड इफ फंक्शन है इसका, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे को बढ़ा देगा, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स या पाथवे विथ जिसमें C1 से लेकर C9 आते हैं। देन वी टॉक अबाउट सरफेस मार्कर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम इन MCQ इन नीट PG। सो बी सेल के लिए सरफेस मार्कर इज CD40, NK सेल का सरफेस मार्कर इज CD16 and 56। देन TC सेरोटॉक्सिक T सेल्स का सरफेस मार्कर है CD3 and CD8। सो थैंक यू, आप सभी यहाँ तक आए और आपने पूरा इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा। अब नेक्स्ट आएगा हाइपर सेंसिटिविटी, आज ही आ जाएगा। देन फार्मा फोकस करेंगे, हम रीनल शुरू कर रहे हैं।